ठीक है। तो आज हम लोग हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से उसको विभाजित करते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। देखो, इतिहास जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम इतिहास का विभाजन देखें तो तीन पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है: प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। अब ये जो नाम है, अगर हिंदी में अगर देखें तो ये ब्रह्म राक्षस जैसे नाम है। आद प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हिंदी में पढ़ोगे तो एकदम भोकच्चे रह जाओगे। ठीक है। तो हिंदी में पढ़े, लेकिन है कुछ नहीं इसके अंदर। सिंपल है। प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल में क्या अंतर होता है इसको हम समझते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो, प्री हिस्टोरिकल उसको कहते हैं जब हमारे पास, अगर मैं इतिहास को लिखना चाहूं तो इतिहास को लिखते समय मुझे कुछ ना कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय मैं जिंदा तो था नहीं। हाँ, मेरा अगर पुनर्जन्म हुआ तो वो बात अलग है, पर उस समय तो मैं था नहीं। अगर था नहीं तो भैया मुझे क्या पता होगा उस समय कौन ने किसको मारा, कौन किसको लपेट रहा है, कौन किसको एम्पायर बना रहा है, या फिर कौन सा आर्ट एंड कल्चर उस समय चल रहा है, मुझे क्या पता। तो यानी कि मैं किसी ना किसी प्रकार के एविडेंस का यूज करूंगा और उसी एविडेंस के आधार पर मैं उस समय के इतिहास को लिखूंगा। और एविडेंस के रूप में मेरे पास सिर्फ दो चीजें हैं। या तो मेरे पास उस समय का लिटरेचर होगा, यानी साहित्य होगा। ठीक। यानी कि उस समय जो भारत में रहने वाले लोग जो हैं, उन्होंने जो लिटरेचर लिखा होगा वो, और जो बाहर से आए होंगे घूमने फिरने, एम्बेसडर वगैरह यानी कि गवर्नर वगैरह, और उन्होंने आके या यात्रियों ने आकर इस समय जो भारत के बारे में लिखा होगा वो हमें पता चलेगा। यानी कि लिटरेचर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री को लिखने के लिए, क्योंकि इतिहास में लिटरेचर का बहुत योगदान है। अब मान लो मैं एक विदेशी हूं, मैं कहीं आया, और जब मैं आया तो मैंने भैया वहां पे देखा। अब मैंने जो भी देखा उसे मैंने अपनी किताब में लिख दिया। अब मैंने किताब में लिख दिया, यानी कि मैं आया मान लो यूनान से हूं, और मैं भारत आया, और भारत आके मैंने जो कुछ भी भारत को देखा या भारत को जो कुछ भी मैंने समझा, उसको समझकर मैंने अपनी बुक में लिख दिया। यानी जो मैंने देखा उसे मैंने लिखा, और उस समय के जो वहां पर रहने वाले थे उन लोगों ने भी लिखा। यानी कि मेरे पास एक ही समय के दो लिटरेचर आ गए। एक तो वहां के लोकल लोगों ने लिखा, और एक जो विदेशी आए उन्होंने लिखा। और इस तरह आने वाले समय में यानी वर्तमान में उन दोनों को मैंने कंपेयर किया। और जब मैंने उन दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर करके मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, और इसके आधार पर मैंने उसका सहारा लेके उस समय के इतिहास को लिखा। इतिहास लिखना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। यानी कि मैंने लिटरेचरों का सहारा लिया, विदेशियों का भी और भारतीयों का भी, और उस आधार पर मैंने लिटरेचर लिख दिया। ठीक है। लिटरेचर से इतिहास पता चल गया। और एक होता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल को हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक। आर्कियोलॉजिकल यानी कि एक ऐसे एविडेंस जो हमें या तो मकान के रूप में मिलेंगे, सिक्कों के रूप में मिलेंगे, कोई बिल्डिंग है, कोई कॉइन्स हैं, या फिर कोई इंस्क्रिप्शन है यानी कि अभिलेख है। यानी ये सब काय में आएंगे, आर्कियोलॉजिकल साइड में आएंगे। और इस तरह आर्कियोलॉजिकल साइड में जैसे अगर मैं देखूं तो अशोक ने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का यूज किया, अभिलेखों का प्रयोग किया, और अभिलेखों के द्वारा उसने अपने राज्य की बहुत सारी बातों को उसने बताया। यानी कि मेरे पास जो है या तो लिटरेचर होगा या उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे, जो उस समय चलाए गए सिक्के हैं या उस समय चलाई गई कोई बिल्डिंग बनाई गई होगी या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाया होगा, मैं उस पर अनुमान लगा के इतिहास लिखूंगा। अब मान लो मैं किसी एम्पायर का बहुत बड़ा राजा हूं, ऐसा लगता नहीं हूं क्या? उड़ान का तो राजा हूं ना। ठीक। तो एक एम्पायर है उड़ान एम्पायर। उस उड़ान एम्पायर का मैं बहुत बड़ा किंग हूं। अब मैंने जैसे ही गद्दी पे बैठूंगा तो गद्दी पर कोई भी राजा बैठने के बाद एक काम करता है, चाहे वो किसी भी एम्पायर का हो, अपने नाम के सिक्के चलाता है। तो मैं भी अपने नाम का सिक्के चलाऊंगा, जिस पर लिखा होगा सुमित्र विक्रमादित्य। अब मैं अपने नाम के सिक्के चलाऊंगा। अब मैंने जो ये सिक्के चलाए हैं, ये सिक्के मैं किसी ना किसी मेटल के चलाऊंगा। मान लो मैं गोल्ड के सिक्के चला रहा हूं, या फिर मैं सिल्वर के सिक्के चला रहा हूं, या फिर मैं
कॉपर के सिक्के चला रहा हूं, या तो मैं सोने के चलाऊंगा या चांदी के चलाऊंगा या तांबे के चलाऊंगा। बाकी कुछ राजाओं ने एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करी, किसी ने हाँ, लेड के सिक्के भी चलाए, यानी शीशे के सिक्के भी चलाए, बहुत सारी चीजें। मुगल काल में तो तुम्हें चमड़े के सिक्के भी मिलेंगे। ठीक। अब हुआ ये कि मैंने चलाए गोल्ड के सिक्के, और गोल्ड एकदम प्योर है, यानी कि मेरा खजाना इतना भरा पड़ा है कि मैं गोल्ड के सिक्के चला सकता हूं। यानी गोल्ड के सिक्के चलाने वाला अगर कोई राजा है तो यानी उसका एम्पायर बहुत मजबूत होगा। और मान लो मैंने सोने में मिला दी मिलावट, सोना कम, मिलावटी चीजें ज्यादा, मतलब मेरे एम्पायर में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है, इसलिए मैंने मिलावट का यूज कर लिया। ठीक है। अब ज्यादा ही डाउनफॉल आ गया, सोना ने सब सब मैंने खजाने में रखा, और अब सोने के सिक्के नहीं, अब मैं काय के चलाऊंगा, चांदी के चलाऊंगा, और मेरी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई, तो फिर मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा, और फिर मैं क्या चलाऊंगा, तांबे के सिक्के चलाऊंगा। यानी के सिक्कों में सोने की मात्रा और अन्य धातुओं की मात्रा ये डिसाइड करती है कि वो एम्पायर कितना मजबूत होगा। यानी सिक्के भी इंपॉर्टेंट है उस जगह के इकोनॉमिक कंडीशन को बताने के लिए। क्लियर है? यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों एविडेंस के आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। अब प्री हिस्टोरिकल क्या है इसको देखते हैं हम लोग। यानी कि ये वो समय है जब हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकली एविडेंस होते हैं, और इस समय कोई भी स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। यानी स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है, यानी हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन हम उस समय हैं तो सही, और हम उस समय अगर रहेंगे तो कुछ ना कुछ यूज तो करेंगे। और यूज करने में क्या, क्योंकि अगर हम उस समय होंगे तो अपना पेट तो पालेंगे, खाना तो खाएंगे, रहेंगे तो सही, घर तो बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, भले हमें लिखना ना आता हो। यानी ये वो दौर है जब मनुष्य आदि मानव के दौर में था, और मनुष्य इस समय जानवर को पकड़ा, मारा और खा लिया, और जानवरों को पकड़ के मारने के, खाने के इस पूरे क्रम में उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा, और बनाया क्या होगा, हथियार। भाई जानवर को मारने के लिए हथियार की भी तो जरूरत है, तो उसे क्या बनाया होगा, हथियार। यानी के आदि मानवों के बारे में हमें जानने के लिए जो एविडेंस हैं वो हैं उनके हथियार, जो किसी भी धातु के बन सकते थे या किसी पत्थर के बन सकते थे। यानी उस समय का इतिहास जानने के लिए हमारे पास इन दोनों एविडेंस में से कौन सा एविडेंस अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल। यानी हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि आदि मानव को लिखना आता ही नहीं था, लिखना आता तो उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते, उनको लिखना ही नहीं आता था। अब लिखना नहीं आता था तो भैया जानवरों को मार रहे, काट रहे। हाँ, पेंटिंग बनाएंगे तो बना दिया, ऐसे करके पेंटिंग बना दिया, मेरा बीवी मेरा बच्चा है, घूमने जा रहे हैं हम लोग, भीमबेटका में देखने को मिल जाएगी तुम्हें, है ना, कई जगह देखने को मिल जाएगी। यानी पेंटिंग भी उन लोगों ने बनाई है, लेकिन हमें वो सब क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लिखा हुआ नहीं है ना, स्क्रिप्ट में नहीं है, वो तो डिजाइन है ना, पेंटिंग बनाई है उन्होंने। यानी कि प्री हिस्टोरिकल में हमारे पास एविडेंस के रूप में सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, और हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, यानी हमारे पास कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा समय है तो उस समय को कहते हैं हम प्री हिस्टोरिकल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। समझ में आई बात, अर्थ समझ गए इसका। अब देखते हैं इसमें क्या आ सकता है। इसमें हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब मनुष्य आदि मानव के रूप में रहता होगा, जानवरों का शिकार करता होगा, फिर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेगा, वो आग जलाना सीखेगा, बहुत सारी चीजें करना सीखेगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। कितने पार्ट में बांटते हैं, 3 पार्ट में। हिंदी में बुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। क्लियर है, बात समझ में आई। हमने प्री हिस्टोरिकल के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड किया, जब मनुष्य आदि मानव के रूप में था, और हमें पता है कि मनुष्य को सिर्फ काटना पीटना खाना पीना एंजॉय करना आता है, स्क्रिप्ट उसके सामने नहीं।
ये वो दौर है जिसे हम प्री हिस्टोरिकल में रखेंगे, और इस समय मनुष्य के इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब जो ये 3 पार्ट बनाए गए, ये क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए कि मनुष्य इन तीनों पार्ट में जब पहले पार्ट की अपेक्षा जब सेकंड पार्ट में जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, और जब चेंजेस करेगा तो हम उसे दूसरे फेस में ले जाएंगे, फिर उसने कुछ चेंजेस किया, फिर हम उसको तीसरे पार्ट में ले जाएंगे। यानी मनुष्य की लाइफ स्टाइल जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे। यहां पर मनुष्य जानवरों को मार रहा था, बस उसी को मारने में खुश था, जो मिल जाता लपेट लेता, कच्चा खा लेता, पी लेता, एंजॉय कर लेता। फिर अब मनुष्य ने आग की खोज कर ली, जब उसने आग की खोज कर ली तो खाना पकाना सीख गया, यानी भाई साहब को दूसरे फेस में ले जाओ। अब ये पका के खाना खा रहा है, मांस को, मीट को पका रहा है, एंजॉय आ रहा है उसमें। अब खाना बहुत मीट वीट खा लिया है, अब अपने के अनाज वनाज उगा लेते हैं यार, बहुत यार कब तक जानवरों को मारते रहेंगे। अब इसके बाद वो स्पेस में गया, यानी कि उसने एग्रीकल्चर करना सीख लिया। समझ में आते हो? इसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो पहली चीज तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक यानी पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण है, और इसको याद रखना। इसके समय को याद मत करना, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 25 लाख से 10,000 बीसी तक ये रहा, 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक रहा, और ये 9000 बीसी से 1000 बीसी तक रहा, है ना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल। प्रोटो हिस्टोरिकल यानी कि एक समय ऐसा है जब हमारे पास दोनों लिटरेचर अवेलेबल है, और हमारे मतलब लिटरेचर के रूप में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी उपलब्ध है। यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल उस दौर को कहते हैं जब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर दोनों एविडेंस अवेलेबल हैं, पर दुर्भाग्य से हम सिर्फ एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई? समझ में आई? हमारे पास दोनों एविडेंस है, भरपूर पड़े हुए हैं, लेकिन हम यूज किसका कर सकते हैं? किसी एक का कर सकते हैं। कैसे? अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैसे? दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक है हड़प्पा सिविलाइजेशन और एक है वैदिक सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन जो आता है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसी साइट है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरिकल साइट है। क्लियर बात है? अगर ये नहीं बताऊंगा तो ये क्वेश्चन गलत कर लोगे, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है? तो वैदिक सिविलाइजेशन भी एक प्रोटो हिस्टोरिकल साइट है। क्या है प्रोटो हिस्टोरिकल? तो प्रोटो हिस्टोरिकल जो है वो ये है कि इसमें एक साथ जो है क्या होता था, इस समय ये होता था कि हमारे पास दोनों एविडेंस अवेलेबल होते थे, लेकिन दोनों एविडेंस के आधार पर हम सिर्फ यूज किसका कर सकते थे? किसी एक का कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें दोनों एविडेंस मिल रहे हैं। उन्होंने बकायदा अपने नगर बनाए, टाउन बनाए, बकायदा उन्होंने प्रॉपर गिल्ड सिस्टम अपनाया, उन्होंने बकायदा बिल्डिंग्स बनाई, उन्होंने जनरल बाथ बनाया, उसने मीटिंग हाउस बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई उन्होंने। उन्होंने लिखने का भी ज्ञान था, उन्होंने लिखा भी, लेकिन क्या हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। आज तक हम हड़प्पा के लोगों की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। और अगर हम उनको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सिर्फ वहां पाए जाने वाले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही मिलेगी। लिपि है हमारे पास, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं। समझ में आई बात? तो ऐसी साइड जहां पर हमें दोनों एविडेंस मिलते हैं पर हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम रखते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल साइड। क्लियर है? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल क्या है? वैदिक कल्चर। अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो वैदिक कल्चर में आर्य लोग आए, और आर्य लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर लिखे, भर भर के लिटरेचर लिखे। वेद लिख मारे चारों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, बहुत लिखा उन्होंने, लिखा पढ़ाई में एक नंबर थे वो। लेकिन बिल्डिंग बनाने में वो
इतने एक्सपर्ट नहीं थे। वो घास फूस की झोपड़ियां बनाकर रहते थे और इस तरीके से वो ऐसी जगह पर रहते थे जो आसानी से नष्ट हो जाए। और इस तरीके से वैदिक सिविलाइजेशन के लिए हमारे पास वापस से दोनों एविडेंस हैं, लेकिन हम यूज किसका कर सकते हैं? सिर्फ एक का कर सकते हैं। इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन भी कैसी है? प्रोटो हिस्टोरिकल साइट। समझ में आई दोनों बातें? क्वेश्चन आ जाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा है? हिंदी में आएगा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या कुछ नहीं? प्रोटो हिस्टोरिकल। ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन कैसी है? प्रोटो हिस्टोरिकल। क्लियर? अब मनुष्य आगे बढ़ेगा, मनुष्य आगे बढ़ेगा तो मनुष्य जो है अब हिस्टोरिकल एज में जाएगा। हिस्टोरिकल एज वो है जब हमारे पास आर्कियोलॉजिकल भी और लिटरेचर दोनों एविडेंस भरपूर हैं और हम इनका दोनों का प्रयोग करके उस समय को लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास ये दोनों एविडेंस अवेलेबल होते हैं तब हम इतिहास को लिख सकते हैं। और इसमें आता है 600 बीसी, और 600 बीसी से आगे का जितना भी इतिहास है वो आज तक हिस्टोरिकल। अब जैसे कल जो तुमने किया होगा वो तुम्हारी क्या बन गई? हिस्ट्री बन गई। अब वो तुम्हारे हिस्टोरिकल हो गया। यानी कि 600 बीसी से लेके आज तक का समय जो है उसे हम हिस्टोरिकल कहते हैं। समझ में आई बात? तीनों का अर्थ समझ गए? ठीक है। एग्जाम में आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन तीनों अर्थों में। ठीक है ना, कि प्री हिस्टोरिकल क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिकल क्या होता है और हिस्टोरिकल क्या होता है। ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। समझ गए बात को? ये 2 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। इसको तुम्हें लिखना, यही का यही 2 मार्कर है। समझ गए बात को? कर पाओगे इसको? क्लियर है? चलो, तो प्री हिस्टोरिकल में क्या होगा? सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे। प्रोटो हिस्टोरिकल में क्या होगा? दोनों होंगे लेकिन किसी एक का प्रयोग। और हिस्टोरिकल में क्या होगा? दोनों का प्रयोग। खत्म कहानी। क्या है? कुछ नहीं है। समझ गए बात को? चलो, जब भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत का इतिहास प्रॉपर तरीके से लिखना चालू किया। और अंग्रेजों ने जब अपना इतिहास लिखना या भारत का इतिहास जब उन्होंने लिखना चालू किया तो उन्होंने भारत के इतिहास को लिखते समय यह देखा कि भारत आखिर कहां से इन्होंने इतिहास बनाया होगा। तो ये कहां तक पहुंचे? हमारे वेदों तक पहुंचे। और वेदों तक पहुंचे और वेदों तक पहुंचते हुए इन्होंने हमारे आर्य कल्चर को समझने का प्रयास किया। इसमें सबसे ज्यादा भारतीयों ने योगदान दिया उनका। उन्हें तो सिर्फ खोजने की वो था, बाकी सपोर्ट तो हम ही कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि इस समय अगर भारत के कल्चर की अगर बात की जाए तो भारत का कल्चर जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन से चालू होता है। और वैदिक सिविलाइजेशन से चालू होते हुए इन्होंने आर्य लोग आए और आर्यों ने वेद वगैरह लिखे। लेकिन अंग्रेजों का यह भी मानना था कि हर जगह आदि मानव रहे होंगे तो यहां भी आदि मानव रहे होंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले 1863 में जो है भारत में ये देखा कि इस समय स्टोन एज जो है उस पर किस तरीके से रिसर्च किया जाए। तो 1863 में सबसे पहले स्टोन एज पर रिसर्च करना उन्होंने चालू किया। और स्टोन एज यानी पाषाण काल, और उस पर उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। और रिसर्च करने के आधार पर अब उन्होंने ये खोजा कि भारत का इतिहास और कितना पुराना है। अभी तक हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई है। हमें भी नहीं पता कोई ऐसी सिविलाइजेशन। अंग्रेजों को तो टिंडा नहीं पता। लेकिन खोजेंगे कौन? अंग्रेज ही खोजेंगे। और बेचारे गरीब लोग ये हमें शोषित करने के लिए रेलवे लाइन बिछाएंगे और रेलवे लाइन बिछा के हमें और चूसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी नसों तक पहुंचेंगे, हमारे गांव तक पहुंचेंगे। इसलिए वो रेलवे लाइन डेवलप करेंगे और इसी रेलवे लाइन के डेवलप करते करते वो भारत की एक सिविलाइजेशन को खोज मारेंगे जिसे हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। लेकिन 1921 के पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन की जब खोज नहीं हुई थी तब तक हम यही मानते थे कि भारत का इतिहास कहां से प्रारंभ हुआ है? वैदिक सिविलाइजेशन से प्रारंभ हुआ है। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो,
अब हम आते हैं स्टोन एज में। अगर हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को मैंने तुम्हें बताया था कि इसे हम आदि ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में यानी प्री हिस्टोरिकल में रखेंगे। और इसमें मैंने बताया था कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम देखते हैं पैलोलिथिक क्या है। देखो, पैलोलिथिक की अगर बात की जाए तो पैलोलिथिक साइड क्या है। यदि इसके डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इस समय अर्थ जो है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है और अर्थ पर बर्फ जमी हुई है। ठीक है, हमें पता है सबको। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा कि यहां पर आप लोगों के पहले कुछ और भी रहते थे। कौन रहते थे वो? डायनासोर। जब हम लोग नहीं थे तब कौन रहते थे? डायनासोर रहते थे। और डायनासोर जो है वो इस अर्थ पर रहते थे और अर्थ जो है इस डायनासोर से एकदम फुल थी। चारों तरफ डायनासोर ही डायनासोर, मानव का तो अस्तित्व ही नहीं था। और इस तरह एक जुरेसिक पीरियड चल रहा था। जुरेसिक पीरियड जब चल रहा था तब यहां पर डायनासोरों का राज था और डायनासोर आराम से इंजॉय कर रहे थे। कोई पत्ती चबा रहा था, कोई जानवर चबा रहा था, कोई पानी के अंदर तैर रहा था ऐसे करके, कोई हवा में उड़ रहा था। विभिन्न प्रकार के डायनासोर पाए जा रहे थे, भांति भांति टाइप के। ठीक। अब बेचारे डायनासोर इंजॉय कर रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही इनको। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ की ओर बढ़ रहा था। जब वो अर्थ की ओर बढ़ रहा था तो डायनासोर को पता ही नहीं हो रहा, आ रहा होगा कोई, उनको क्या लेना देना, वो तो अपनी पत्ती खाने में लगे हुए। अब ये एस्ट्रॉइड भारत की ओर बढ़ रहा, मतलब पृथ्वी की ओर बढ़ रहा, अर्थ की ओर बढ़ रहा। जब ये अर्थ की ओर बढ़ रहा तो ये एस्ट्रॉइड इतना बड़ा था कि ये अर्थ से अगर टकराएगा तो अर्थ का विनाश हो जाएगा। लेकिन इस एस्ट्रॉइड को तो टकराना था क्योंकि वो टकराने के लिए बना है। और भाई साहब जो हैं वो अर्थ के बगल से निकल रहे थे। जो वो अर्थ के बगल से निकल रहे थे तो अर्थ ने उससे पूछा, हाउ आर यू। उसने बोला, आई एम फूडनी फाटिंग। बोले कहां? बोले तुम पे। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। और अर्थ ने अपना ग्रेविटी फोर्स लगा दिया किस पर? इस एस्ट्रॉइड पर। जब एस्ट्रॉइड पर अपना ग्रेविटी फोर्स लगा दिया तो ये एस्ट्रॉइड अर्थ के तरफ बढ़ने लगा। और अर्थ की तरफ ये बढ़ने लगा तो ये जब बढ़ा तो जहां पर आज अटलांटिक ओशन है यानी कैरेबियन सी है, वहां वाले इलाके में ये देखना पूरा एरिया ऐसा बना हुआ है जैसे कोई एस्ट्रॉइड टकराया वहां पर। जब तुम वर्ल्ड मैप देखोगे तब दिखेगा। तो भाई साहब ये बढ़ा और बढ़कर एकदम फटाक से लगा आकर किसमें? अर्थ पे। और जैसे ही लगा तो अर्थ के परखच्चे उड़ा दिए उसने। अर्थ एंजॉय कर रही थी, उसको क्या पता था कोई टकराएगा अपने से। और अर्थ पर जैसे ही वो टकराया तो अर्थ बेचारी ऐसे घूम रही थी और जैसे ही टकराया होगा अर्थ अनबैलेंस हुई होगी। अभी हम अगर अर्थ की बात करें तो वो अर्थ अपने एक्सेस पे कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 झुकी हुई है। लेकिन वो इस समय इतनी नहीं झुकी हुई थी। बोले कौन झुका झुकी करे, कमर में दर्द आ जाएगा उसको। लेकिन जब वो एस्ट्रॉइड टकराया तो भाई साहब और झुक गई। और झुकने के साथ ही वो अनबैलेंस हो गई। जब वो अनबैलेंस हो गई तो एस्ट्रॉइड जब टकराया तो उसने यहां पर बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। जब गड्ढा कर दिया तो अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है? अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेग्मा। जब मेग्मा बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। अब अंदर अर्थ जो है वो पोपली है। अंदर से कैसी है? पोपली है। पोपली मतलब अंदर से सेमी लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर। अगर सेमी लिक्विड फॉर्म है और जो कि 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पे तप रहा है, यानी कि इतना हाई प्रेशर है उसका कि अगर अर्थ में अगर जरा सी भी कहीं जगह मिलेगी तो फटाक से बाहर निकल आएगा वो। भाई साहब ने यही किया। भाई साहब जब इससे टकराए और टकराने के बाद जो अंदर का है मटेरियल ये हिल गया होगा, पूरा हिला होगा तो ये बाहर निकला होगा। और बाहर निकलकर इसने चारों तरफ जैसे हजारों वॉल्केनो फूट गए हों इस तरीके से चारों तरफ फूटना चालू कर दिया। और देखते ही देखते अर्थ पर चारों तरफ से वॉल्केनो जैसे लावा बाहर निकलने लगा। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का लावा बाहर निकल रहा, जमीन फट रही और जमीन फटने के बाद कहीं जमीन धस रही और डायनासोर जो पत्तियां चबा रहा था ऐसे ऐसे करके देख ही नहीं पाया ढंग से क्या हो रहा है। भाई साहब ऐसे ही रह गया वो और निपट गई फाइल उसकी और सारे डायनासोर मारे गए। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन।
उड़ने वाले बच गए। ठीक है, अब ऐसे ये उड़ने वाले थे, ये उड़ने लगे। आहा हा, मर रहे सब लोग, ओहो, सब मर रहे, निपट रहे सबके सब, और उड़ने वाले डायनासोर उड़ गए। ये ब्लास्ट इतना भयानक हुआ कि अर्थ का बैलेंस बिगड़ गया और अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर निकलने लगा। मैग्मा बाहर निकला तो ऊपर जो ये डस्ट है, यानी जो ऊपर का जो ये एरिया है, ये तो बड़ी बड़ी चट्टानों से बना हुआ है, ये चट्टानों से बना हुआ है। अब जब ये टकराया होगा तो अर्थ पर एकदम ब्लास्ट होगा और अंदर की चट्टानें निकलकर ऊपर की ओर उठी होंगी, और ये चट्टानें ऊपर की ओर उठी, चारों तरफ से ये चट्टानें उठ रही हैं। जब उठी तो अर्थ अपना एक सिक्योरिटी बना के रखता है कि अर्थ अपने अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जाने देता और बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आने देती। ये तो एस्टेरॉइड भाई साहब बहुत बड़े थे, इसको जितना अर्थ जला सकती थी जलाया उसने, लेकिन इतनी तेजी से वो अर्थ से टकराएगा क्योंकि जलने, मान लो इतना बड़ा होगा, ये तो मेरा हाथ इतने दिया रहे हैं इसलिए इतना बड़ा कर रहा हूं, वो हजारों किलोमीटर लंबा था। अब वो इतना बड़ा होगा, अर्थ ने जलाया होगा, कितना जलाएगी, कितना जलाएगी, कितना जलाएगी, इतना जलाएगी, इतना तो टकराएगा ना, तो उतना ही आके टकरा के तबाही मचा दी। वो टोटल टकराता तो और तबाही मचती। अब ये टकराया और टकराने से क्या हुआ, जो ऊपर की क्रस्ट पे जो पत्थर थे, बड़ी बड़ी चट्टाने थी, ये चट्टाने टकराकर ऊपर की ओर भागी, यानी ब्लास्ट होगा तो ये ऊपर की ओर भागी। जब ऊपर की ओर भागी तो अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अर्थ अपना ग्रेविटी फोर्स तो क्रॉस करने नहीं देगा किसी को। इसलिए यही चट्टाने जब ऊपर बढ़ी और अर्थ के बाहर जाने की जब इन्होंने कोशिश करी, तो अर्थ ने अपना ग्रेविटी फोर्स लगाकर इन्हें ही आग के गोले में तब्दील कर दिया, और ये ही आसमान से आग के गोले की तरह गिरे। और जब ये आसमान से आग की गोले की तरह उड़े, तो भाई साहब जो उड़ रहे थे, समझ गए उनके साथ क्या हुआ होगा फिर? तो भाई साहब उड़ने वाले भी निपट गए। किसने? ये तो एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है, ऐसा होगा। ठीक है, डायनासोरों का अंत कैसे हुआ, है ना, तो एस्टेरॉइड के टकराने से हुआ जुरासिक पीरियड का, क्योंकि एविडेंस मिले हमें उस समय के। ठीक है ना, तो जो उड़ रहा होगा वो भी खत्म हो गए, और इस तरीके से अर्थ पर एक एज खत्म हो गया जिसे हम जुरासिक एज के नाम से जानते हैं, और सारे डायनासोरों की फाइल निपट गई। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भूमि जैसे छोटे छोटे जानवर थे, जैसे मेमल्स थे, और ये जो छोटे छोटे जानवर थे, ये इस पूरे प्रलय में, क्योंकि प्रलय है ये पूरा पूरा प्रलय होने वाला है, अब इसमें से कुछ छोटे छोटे जानवर थे, मेमल्स वगैरह थे, जो कि यहां छोटे छोटे दरारों में आकर छुप गए अपने आप को बचाने के लिए। छोटे से मेमल्स टाइप के बोलते हैं, चूहे टाइप के थे ये, और ये आकर इसमें छुप गए। अर्थ पर चारों तरफ इतनी डस्ट उड़ी, इतनी डस्ट उड़ी कि अर्थ पर छा गया अंधेरा, और अंधेरा इतना कि इतने हजारों किलो टन की डस्ट उड़ी है कि अर्थ को चारों तरफ से उसने घेर लिया, और इतना घेर लिया कि सूरज की रोशनी अब अर्थ पे नहीं आ सकती, और अर्थ पूरी तरीके से अंधकारमय हो गई, और चालू हुआ किल्विश का दौर। शक्तिमान जिसने देखा होगा समझ गया होगा। ठीक है, अंधेरा कायम रहे, और इस तरीके से पूरी अर्थ जो है वो किससे ढक गई? धूल से ढक गई, और धूल डस्ट ने पूरे अर्थ को चारों तरफ से ढक दिया। सूरज की रोशनी आ नहीं रही, सूरज की रोशनी आएगी नहीं तो अर्थ पर क्या होगा? अंधेरा, क्योंकि अर्थ की तो कोई लाइट ही नहीं है, तो अर्थ पर चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, और ये अंधेरा हजारों वर्षों तक रहेगा, और हजारों वर्षों तक ये धूल के बादल नहीं हटेंगे। जब ये धूल के बादल नहीं हटेंगे तो अर्थ पर पूरा जीवन नर्क हो चुका होगा। लेकिन समय बदलेगा, धूल जो आसमान में उड़ी वो धीरे धीरे छटना चालू होगी, और यही धीरे धीरे छटेगी, तब सूरज की हल्की सी रोशनी अर्थ पर आकर पड़ेगी। जब सूरज की रोशनी हल्की सी अर्थ पर आकर पड़ेगी, और जो डस्ट ऊपर उड़ी है, यही डस्ट जो है वो बादलों का निर्माण कर लेगी, और जब ये बादलों का निर्माण करेंगे और सूरज की रोशनी वापस अर्थ पर आने लगेगी, तब अर्थ जो है वापस से अपने आप को बनाने की कोशिश करेगी। सूरज की लाइट जब आएगी, उसके बाद बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो पानी गिरेगा,
जब पानी गिरेगा तो पानी गिरने के बाद अर्थ पर एक न्यू लाइफ चालू होगी और इस तरह पहली लाइफ पानी के अंदर हो। समझ गए? अब पानी के अंदर नए जानवर पैदा होंगे, नए जानवर, पेड़ पौधे, कई जीव पैदा होंगे। इसमें से कई ढीठ टाइप के जानवर होंगे, मनचले टाइप के जानवर होंगे, बिगड़ेले जानवर होंगे। बोले पानी में बहुत दिनों तक रह लिया, अब एक काम करते पानी से बाहर निकल लेते। तो कुछ पानी से बाहर निकल आएंगे। अब जब ये पानी से बाहर निकल आएंगे तो भैया ये पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ऐसा अपने आप को डेवलप कर लेंगे। मछली वछली टाइप की बोले हम नहीं निकल रहे बाहर, तो जीवन भर पानी में सड़ो तुम लोग, तो फिर वो जीवन भर पानी में रही। मगरमच्छ वगैरह बाहर निकल आए। ठीक है। अब कुछ जानवर ऐसे होंगे जो बाहर निकल गए और बाहर ही घूमने लगे, वो अंदर जाना ही भूल गए, तो अब वो पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ये हजारों साल की प्रोसेस होगी और पानी के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आके वो बाहर ही रहना चालू कर देंगे। ऐसे कई प्रजातियां पैदा होना चालू होगी। अब ये जो छुपा हुआ मेमन्स है, ये मेमन्स अंदर ही इंजॉय कर रहा है हजारों सालों तक, खा रहा है पी रहा है एकदम। अब ये मेमन्स जो है उसमें से इनका एक परिवार वाली टाइप के बन गए होंगे, बहुत सारे हो गए। बोले एक बार काम कर यार, ऊपर देख के आ जरा माहौल कैसा है, एकदम सही हुआ कि नहीं हुआ माहौल वाहौल। तो ये मेमन्स बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो देखेगा यार चारों तरफ हरियाली आ गई है, वापस पेड़ पौधे उग गए हैं। और वो सबको बोलेगा एक काम करो भैया बाहर निकलो यार, पूरी हरियाली पूरे अर्थ यार वापस से नई हो गई है। और ये सबके सब जो हैं वो अर्थ से बाहर निकलेंगे। जब ये अर्थ से बाहर निकलेंगे तो अर्थ के बाहर क्या है? अर्थ के बाहर तो भैया पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ठीक, चारों तरफ पेड़ पौधे, जंगल ही जंगल है और बड़े बड़े पेड़ पौधे। तो ये मेमन्स निकलेंगे और निकलकर इन पेड़ों पर रहना चालू कर देंगे। यहीं पर पड़े हुए, यहीं खा रहे, यहीं सो रहे, यहीं सब कुछ वो जो है अपना जीवन निकाल रहे। आदत पड़ गई इनको पेड़ों पर रहने की, साल बीतते जा रहे हैं। अब ये पेड़ों पर हजारों सालों तक पेड़ों से चिपके रहे, ऐसे करके लपेटे रहे। ये अपने पाँव का भी यूज करते थे, हाथों का भी यूज करते थे, तो पेड़ों पे आसानी से चल जाते, जो मिलता कंद मूल वो खा पी के एंजॉय कर लेते। हजारों सालों तक ऐसा रहता हुआ चलता रहा, लेकिन समय धीरे धीरे बीता और बीतने के पास एक बार ऐसा हुआ कि बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो जो ये पेड़ पौधे थे ये सब सूखने लगे। जब ये सूखने लगे तो जो ये मेमन्स जो पेड़ों पे रह रहे थे, जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो भोजन के बाद ये थोड़े से घबराएंगे कि खाना गया, खाना कहाँ गया। तो इन्हीं में से बोलेंगे एक काम करते हैं, पेड़ों पे तो खाना खत्म हो गया, नीचे उतरो। अब ये मेमन्स इन पेड़ों पे से नीचे उतरेंगे। जब ये मेमन्स पेड़ों पे से नीचे उतरेंगे तो नीचे उतरने पर ये अपने हाथ और पैर दोनों जो हैं वो यूज करते हैं, यानी कि हाथ और पैर दोनों के बल नीचे आएंगे। जब दोनों के बल नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे भैया यार पूरी जगह से जंगल जो है वो सफा हो गए, पानी गिरा नहीं है। तो ये भोजन की तलाश में आगे निकलेंगे। जब ये भोजन की तलाश में आगे निकलेंगे तो भोजन की तलाश में आगे करके उन्हें फिर वो जानवर दिखेंगे जो कुछ नदियों से बाहर निकल आए थे पानी से, वो जानवर निकले, या तो वो उनको खाएंगे या फिर ये इनको खाएंगे। तो ये मेमल्स जो थे ये हजारों सालों तक पेड़ों पर चढ़े, पेड़ों पर रहे, जमीन पे उतरे और जमीन पर उतरने के बाद ये लोग धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करें। डेवलप करने के लिए सबसे पहले ये अपने हाथों का प्रयोग करना छोड़ दें और हाथों का प्रयोग करने के बाद ये पैरों के मतलब झुके होंगे ये ऐसे करके, लेकिन हाथ जो जमीन से टच होते थे अब वो जमीन से टच नहीं होंगे। अब ये हाथों को ऊपर कर लेंगे। जब हाथों को ऊपर कर लेंगे और झुकेंगे, उसके बाद इनके शरीर पर जो बाल हैं वो बाल धीरे धीरे झड़ना चालू हो जाए और बॉडी पे से बाल खत्म होंगे। इनकी पूंछ है, धीरे धीरे इनकी पूंछ भी गायब होना चालू हो जाएगी क्योंकि उसका यूज नहीं बचा, क्योंकि वो पहले पेड़ों पे चढ़ते थे तो पूंछ का यूज होता था, अब पेड़ों पे चढ़ते ही नहीं है तो पूंछ भी खत्म हो जाएगी। और इसी तरह इन्हीं मेमन्स की एक जाति है रामापिथेकस, और रामापिथेकस जो है वो जंगलों से निकल के जमीन पर आ जाए और जंगलों से निकलकर जब रामापिथेकस जमीन पे आएंगे तो यही रामापिथेकस हमारे सबसे पुराने पूर्वज कहलाए। यह मैं अपने दादा परदादाओं की बात कर रहा हूं, मैं ना पूर्वजों की बात कर रहा हूं मैं अपने। तो ये रामापिथेकस आ जाएंगे। अब रामापिथेकस क्या करेंगे
धीरे धीरे अपनी अपनी जो है वो कमर सीधी करेंगे और ये कमर सीधी कर लेंगे। अब ये हाथ जो पहले इतने इतने होते थे, यानी मतलब इतने बड़े बड़े हाथ होते थे, अब इनका यूज नहीं हुआ तो ये हाथ क्या हो गए, छोटे हो गए। अब इन हाथों का प्रयोग वो किसी चीज को पकड़ने में करेंगे, पकड़ने में करेंगे। जानवर आया तो जानवर को पकड़ लेंगे ऐसे करके, क्योंकि पहले तो ये चारों हाथों पैरों का यूज करते थे, अब इसका ही प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, भोजन तो है नहीं, तो ये जानवर को पकड़ा, उसी को काटा और उसी को खा लिया। और इस तरह ये जंगली जानवरों को और अन्य जानवरों का शिकार करके उसको भोजन के रूप में यूज करें। ये वो दौर है जब अर्थ से पूरी डस्ट हट चुकी है और अर्थ पर फिर से न्यू लाइफ चालू हुई है, लेकिन अर्थ प्लास्टोसीन एज में चल रही है। प्लास्टोसीन एज यानी पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी है। और इसी समय मानव जो है वो इसी ढंग में बड़े जानवरों का शिकार करेगा। बड़े जानवरों का शिकार क्या, मान लो एक बहुत बड़ा जानवर है, उसको मार दिया इन्होंने, मारने के बाद पूरे महीने भर उसी को खा रहे। क्यों? क्योंकि प्लास्टोसीन है, ठंड है, मांस खराब नहीं होगा, यानी कि जानवर सड़ेगा नहीं और वो महीनों तक उसी को खाते रहेंगे। अब ऐसे ही करके वो गुड बनाएंगे और गुड बनाकर वो अब एक नए फेस में जाएंगे जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसी प्रजाति होगी हमारी जो पांव के बल खड़ी हो जाएगी। किसके बल खड़ी हो जाएगी? पांव के बल खड़ी हो जाएगी। और पांव के बल खड़ी होने के बाद ये चलना चालू करेगी ऐसे कर, और ऐसे चलते हुए वो अपने हथियार बनाएगी और हथियार बना के वो दूर से ही जानवरों का शिकार, पास नहीं जाएगी, पास जाएगी तो वो खा जाएगा। इसलिए अपने हथियार कैसे बनाएगी? लंबे बनाएगी। लेकिन हथियार बनाने के लिए मेटल तो है नहीं उसके पास, तो वो पत्थर के हथियार बनाएगी। और पत्थर के हथियार बनाने के साथ साथ वो जानवरों की हड्डियां भी इसमें जोड़ देंगे और जानवर की हड्डियां जोड़कर, पत्थरों को जोड़कर अपने बड़े बड़े हथियार बनाएंगे और उसी से वो दूर से शिकार करेंगे। समझ में आई? होमो इरेक्टस के बाद आदि मानव का एक और डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट को कहते हैं होमो नियंडरथल। और होमो नियंडरथल जो है वो दोनों पांव पे तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एक चीज सीख जाएगा, आग को कंट्रोल करना। होमो नियंडरथल हमारा पहला बुद्धिमानी आदमी, बुद्धि चलती है उसकी, वो अब सोचने लगा। जब ये थी तब ये मेमल्स थे, जब ये बाहर निकले तो अब इनकी क्या हो गई, बुद्धि चलने लगी। बुद्धि चलने लगी यानी कि वो सोचने लगा। सोचने लगा तो भैया वो आग को कंट्रोल करना सीख गया, यानी उसने आग की खोज कर ली। और आग की खोज करने के बाद होमो नियंडरथल भोजन पकाकर खाना इसने चालू कर दिया। होमो नियंडरथल ने, पता लगा 4-5 होमो नियंडरथल घूम रहे थे, एक आध का जानवर ने शिकार कर दिया, वो मर गया। मरने के बाद अपने ही साथी का क्या किया जाए, तो उसी ने पहली बार उसको जलाना प्रारंभ किया। और इस तरह मनुष्य ने पहली बार आदि मानव के रूप में होमो नियंडरथल ने अपनी पहली बार जो अपनी प्रजाति के लोग थे उनको जलाना चालू किया। और इस तरह होमो नियंडरथल, क्योंकि कपड़े तो पहनते नहीं थे ये लोग, अब इन्होंने जानवरों को मारा, जानवरों की खाल निकाली और खाल निकालकर पहनना इन्होंने चालू कर दिया। और इस तरह मनुष्य ने पहली बार कपड़े पहनना चालू किया और कपड़े थे जानवरों के खाल। समझ गए? कपड़े पहनने लगा वो, मनुष्य को अब यानी जो भी उसके सामने वाले थे उनको जलाने लगा वो। इसके अलावा जो है वो अग्नि को कंट्रोल करने लगा। और फिर इसके बाद आए होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल और फिर आएंगे होमो सेपियंस। और यही होमो सेपियंस हमारे पूर्वज कहलाएंगे। और इन्हीं होमो सेपियंस ने धीरे धीरे फिर गुट में रहना चालू किया। गुट में रहकर इन्होंने एक जगह अपना कबीले टाइप के बनाए, कबीले टाइप बनाकर फिर उन्होंने अग्नि का प्रयोग करना चालू कर दिया। प्रयोग करते हुए जानवरों का शिकार करना चालू कर दिया, छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने लगा। और इस तरह होमो सेपियंस को ही हम अपना पूर्वज मानते हैं। क्लियर है? ये है मनुष्य के विकास का क्रम। क्लियर हुई बात? पैलोलिथिक एज,
अगर हम पैलोलिथिक एज की बात करते हैं तो भारत का ये वो समय दौर है जब उस समय मनुष्य जो है वो धीरे धीरे अपने आप को, यानी आदि मानव धीरे धीरे जो है वो आइस एज में चल रहा था। यानी कौन सा एज चल रहा है अभी इसका? प्लास्टोसिन एज चल रहा है, यानी पूरी बर्फ से ढकी हुई है। इसी के द्वारा हमें उस समय के एविडेंस जो मिलेंगे वो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किसके आधार पर मिलेंगे? उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों के आधार पर। तो याद रखना, हमें मनुष्यों के पहले एविडेंस जो मिलते हैं वो स्टोन टूल्स यानी के पत्थरों के औजारों से मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, इसको गलत नहीं करना। हमें आदि मानवों की जानकारी कैसे मिलेगी? तो हमें आदि मानवों की जानकारी उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टोन टूल्स से मिलेगी, पत्थर के औजारों से मिलेगी। ये पत्थर के वो औजार जिनका प्रयोग वो किस तरीके से करते होंगे। साथ में ही इस समय जो मैंने तुम्हें बताया, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सेपियंस, इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो इसको डिवाइड करेंगे हम क्लाइमेट में होने वाले चेंजों के आधार पर। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ये अपने आप को डेवलप करते जाएंगे। तो याद रखना, हमें प्रारंभ के मनुष्यों की जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें प्रारंभ में मनुष्य की जानकारी हमें स्टोन टूल्स और क्लाइमेट चेंज से मिलती है। याद रहेगा ये क्वेश्चन, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, इसको गलत नहीं करना। समझ गए ना? ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि मनुष्य की जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो हमें उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों और उनके द्वारा क्लाइमेट चेंज से। क्लियर है? समझ में आई ये बात? पैलोलिथिक एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोअर पैलोलिथिक एज में। टफ है ये टॉपिक, अभी तक टफ तो नहीं लगा ना? ठीक है, पर खच्चे उड़ा देता है ये। ठीक है, लोअर पैलोलिथिक एज, पैलोलिथिक का एक और लोअर बना दिया हमने। एंजॉय है अपना, तो कुछ भी करते रहते हैं हम लोग। क्या बना दिया हमने? लोअर पैलोलिथिक एज बनाया। लोअर पैलोलिथिक को कहते हैं या तो हम आरंभिक या निम्न या पूरा पाषाण काल। हिंदी में, हिंदी में बहुत वैरायटी पाई जाती है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ लोअर पैलोलिथिक। अब लोअर पैलोलिथिक में क्या होगा? ये वो दौर है जो पूरी तरीके से किससे ढका हुआ है? बर्फ ढकी हुई है, चारों तरफ आइस एज है। एंजॉय, रिसक पट्टी भी घूम रहे अपन लोग, आइस पे घूम रहे ऐसे करके। ठीक है, भूमि गिर रही ऊपर से नीचे आ रही। इस समय की पहली इंफॉर्मेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस समय की जो हमें जानकारी सबसे पहले वो देते हैं वो हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट बोसफोर्ड। और रॉबर्ट बोसफोर्ड जो हैं, इन्होंने ही सबसे पहले इस समय पर रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद इन्होंने सबसे पहले यह पाया कि 1863, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 1863 में ही सबसे पहले स्टोन एज को क्लियर करेंगे ब्रिटिश के लोग। और ब्रिटिश रॉबर्ट बोसफोर्ड ने 1863 में मद्रास के पलवरम से, कहां से? मद्रास के पलवरम से डिस्कवर कर लिया स्टोन टूल्स। और इस तरह पहली बार मनुष्य के द्वारा एविडेंस के रूप में जो हमें मिला वो मिला एक हैंड एक्स। और इस तरह एक हैंड एक्स खोज निकाला 1863 में रॉबर्ट बोसफोर्ड ने। इस क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। मद्रास के पलवरम से 1863 में रॉबर्ट बोसफोर्ड ने हैंडेक्स की खोज की, हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इसी को घुमा पुरा के 3-3 प्रकार से पूछ लेगा। किसने की? रॉबर्ट बोसफोर्ड ने की। कब की? 1863 में। कहां की? मद्रास के पलवरम से। समझ गए बात को? जब तुम एमसीक्यू लगाओगे तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? चलो, रॉबर्ट बुश बोला यार भाई एक काम कर यार, अकेले में नहीं खोज रहा, विलियम किंग तू मेरे साथ चलेगा क्या? विलियम किंग ने बोला अरे अपन तो किंग है भाई, जो तू जहां बोलेगा वहां चल चलूंगा। और विलियम किंग को भी उन्होंने साथ में लिया। विलियम किंग ने बोला भाई तूने यार मद्रास से घूम लिया, एक काम कर भाई, एक आध मैं भी ढूंढ लेता हूं, मेरा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो उसने अतिरम पक्कम से इस तरह के एविडेंस खोज निकाले। तो दो लोगों ने खोजे, पहले रॉबर्ट बुशफुट ने
मद्रास के पलवरम से, दूसरे विलियम किम ने अतिरम पक्कम से। हाँ, ठीक है। और इस तरह से दोनों एविडेंस खोज लिए गए। एंजॉय करा, रात को दोनों ने पार्टी वार्टी करी, क्योंकि भाई स्टोन एज खोज लिया इन्होंने इंडिया का, और 1863 में स्टोन एज की खोज हो गई। और इस तरह भारत के बारे में हमें जानकारी दे दी रॉबर्ट बॉस फुट ने कि भैया तुम स्टोन एज में भी थे। हम खुशी के मारे पागल हो गए, अच्छा स्टोन एज में थे हम लोग। अब यहां पर हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। कैसे एविडेंस मिलते हैं? सबसे पहले हमें जो फर्स्ट टूल्स मिले हैं, अगर हम इंडिया में बात करें, तो ये चॉपिंग है। क्या है? चॉपिंग। चॉपिंग मतलब क्या होता है? इसके चॉपर चॉपिंग भी कहते हैं। चॉपिंग का मतलब क्या होता है? हमें बनाने हथियार। हम आदि मानव हैं, भूमि है, कर रही है। अब इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए हथियार, क्योंकि जानवरों का शिकार करना है। तो करते हुए घूम रही है। अब ये करके घूम रही है, तो ये नदी के किनारे गई। नदी के किनारे गई तो नदी के किनारे जो है, नदियों के किनारों पे पत्थर पड़े हुए हैं। जब पत्थर पड़े हुए हैं तो उनमें से कई पत्थरों पे ये चल रही है। चलते समय हूं करके उसको एक पत्थर लग गया। इसने पत्थर उठाया। पत्थर उठाया, जिस पत्थर ने मुझे काट दिया, ऐसा कौन सा पत्थर आ गया? तो उसने देखा कि उस पत्थर की एक क्वालिटी है। नदियों के पानी ने उस पत्थर को काट काट के एक तरफ से पेना कर दिया, चॉपर बना दिया। और फिर दूसरे पांव पे भी गड़ गया। तो दूसरे पांव पे गड़ा, यानी कि एक तरफ चॉपर, एक तरफ चॉपिंग। और इस तरह जब पत्थर के दोनों तरफ धार थी, एक तरफ होगी तो चॉपिंग, दोनों तरफ होगी तो चॉपर चॉपिंग, और इस तरीके से भूमि को मिल गया चॉपर चॉपिंग। और खुशी के मारे करने लगी वो। क्यों? क्योंकि उसने जानवरों को मारने के लिए हथियार बना। समझ गए बात को? अब ये चॉपिंग कहां से मिली है? तो सबसे पहले एविडेंस हमें पंजाब से मिलेगी। बहुत सारी नदियां हैं पंजाब में, तो ठीक। और पंजाब में एक नदी बहती है, सोहन नदी। इसी सोहन रिवर वैली में, यानी सोहन घाटी में, हमें जो है इसी प्रकार, तो अब पाकिस्तान में है ना ये, पाकिस्तान में हमें इसी प्रकार के एविडेंस मिलते हैं जिसको हम चॉपर चॉपिंग कहते हैं। और इस तरह चॉपर चॉपिंग जो कल्चर है, वो सबसे पहले अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा पंजाब में, इसी जगह पर। और कहां मिलेगा? सोहन वैली में मिलेगा। समझ में आ गई बात? और इसने ढूंढ निकाला सोहन वैली में क्या? चॉपर चॉपिंग। अब तो जानवर मारो आराम से, पकड़ो जानवर को, मारो, मार के उसकी खाल निकालो, खा लो। अब तो उसके पास हथियार है। एक तरफ की धार खत्म हो जाए तो दूसरी तरफ की कर लेगी वो। अब तो धारी धार है उसके पास। इसी प्रकार से हमें और भी एविडेंस मिल रहे हैं। एविडेंस की भरमार सी मिलने लगी, क्योंकि रिसर्च होना चालू हो गया 1863 के बाद रॉबर्ट बॉसफुट ने। तो चेन्नई के पास एक जगह है बदमुद्रे, और बदमुद्रे जो है मदुरई, और अतिरम पक्कम से हमें ऐसे और एविडेंस मिले। और इस तरह हमें यहां पर वापस से मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड एक्स मिल गया। हाँ, बहुत हाथ की कुल्हाड़ी बना रहे हैं यार ये तो। हाथ की कुल्हाड़ी क्यों बना रही है? हाथ की कुल्हाड़ी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये एक हथियार है। हथियार में इनको चाहिए या तो हड्डी या फिर लकड़ी, और हड्डी या लकड़ी के ऊपर कुछ बांधना है। बांधने के लिए या तो ये पत्थर का प्रयोग करेंगे, और पत्थर को इसके ऊपर बांध देंगे। बांधने के बाद ये बन गया इनका क्या? हैंड एक्स। जानवर जैसे आए तो जानवर या तो ऐसे मारेगा या फिर ये ऐसे मारेंगे। ऐसे मार दिया तो ये निपट जाएंगे, और अगर इन्होंने ऐसे मार दिया तो वो निपट जाएगा। इसलिए हैंड एक्स सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि मनुष्य इन जानवरों को आसानी से मार सके। ठीक है। तो हैंड एक्स कल्चर भी मिलता है हमें बदमदुरई और अतिरम पक्कम से। इसी प्रकार से हमें इस समय और भी कई एविडेंस मिल रहे हैं, जैसे हैंड एक्स मिल रहा है, क्लेवर्स मिल रहा है, स्कीपर्स मिल रहा है, और इस तरह के हमें बहुत सारे जो है एविडेंस मिलने लगे उनके औजारों के। 1935 में डी टेरा ने, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक दल लेकर आए थे, उन्होंने
सबसे पहले सोहन वैली के आसपास ऐसे बहुत सारे रिसर्च कर मारे, और इतने रिसर्च कर मारे कि मनुष्य के आदि मानव के समय के हमें बहुत सारे उनके टूल्स वगैरह पता चलने लगे। और इस तरह आदि मानव के द्वारा बनाए गए टूल्सों की इंफॉर्मेशन टीटेरा ने 1935 में हमें सोहन वैली से खोजकर दे दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किताबों में पढ़ोगे परखच्चे उड़ जाएंगे इसके, किताबों में तो हाथ भी मत लगा देना। समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक? तो भैया टीटेरा भी याद रखना, रॉबर्ट बॉसफुड भी याद रखना, ठीक है? दोनों याद रखना ये क्वेश्चन। अब लोअर पेलोलिथिक में क्या हुआ? लोअर पेलोलिथिक में जो यूपी में एक और हमें इसी तरह का एविडेंस मिलता है, और यूपी में एक वैली है जिसका नाम है बेलन। वैली का मतलब नदियां हो, है ना, नदियों के आसपास का इलाका। तो बेलन घाटी है जहां पर एक और जो इंडियंस थे उन्होंने खोज करी, और G.R. शर्मा ने यहां पर खोज करते हुए, रिसर्च करते हुए यहां पर इसी तरीके के 44 एविडेंस खोज निकाले। भैया बहुत आदि मानव के बारे में पता चलने लगा यार हमें। यूपी में भी आदि मानव है, साउथ में भी आदि मानव है, नॉर्थ वेस्ट में भी आदि मानव है। आदि मानव की भरमार पड़ी हुई है, भूमि बहुत घूम रही मार्केट में। और इस तरह बहुत सारे रिसर्च मिल रहे हैं हम लोगों को, हूं करके उसका तो पेट ही नहीं भर रहा। बेलन वैली में एक जगह है जिसका नाम है लोहदा नाला। क्या नाम है? लोहदा नाला। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है। बेलन वैली के लोहदा नाला से हमें हड्डियों की बनी हुई एक मदर गॉड यानी मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। तो मदर गॉड यानी कि याद रखना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें जो मदर गॉड्स मिली है यानी कि मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, वो हमें कहां मिली है? तो वो हमें बेलन वैली से मिली है। और बेलन वैली में भी कहां से मिली है? लोहदा नाला से मिली है। समझ में आई बात? क्लियर है? कर पाओगे इसको? समझ गए? क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा ये? याद रखना है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बन गए तो टेंशन खत्म हो जाएगी ना। ये मनुष्य है ना, आदि मानव थोड़ी है। आदि मानव फोटो लेते रह गए। क्लियर? ये देखो कितने सारे एविडेंस मिल रहे हैं धीरे धीरे। और इस तरह मनुष्य स्टोन एज से आगे निकलेगा, और स्टोन एज से मतलब फेस में चलेगा, और फेस में चलते हुए उसने बहुत सारे औजार बना लिए। देखो चॉपर चॉपिंग, दोनों तरफ है धार, ठीक, नुकीले हैं ये देखो, नुकीले। और इस तरीके के कई औजार बनाए मनुष्य ने उस समय, जानवरों को मारने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। और इस तरह अब जो लोअर पेलोलिथिक एज था उसके बाद वो पहुंचेगा मिडिल पेलोलिथिक एज। कहां पहुंचेगा भैया? मिडिल पेलोलिथिक एज में पहुंच रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा होगा तभी पहुंच रहा है वो। तो मिडिल पेलोलिथिक एज जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इस समय मिडिल पेलोलिथिक एज में क्या चेंज हो रहा है? चेंज ये हो रहा है कि मनुष्य लोअर पेलोलिथिक में जानवरों का शिकार कर रहा था, अब उस समय आइस एज चल रहा था, यानी कि बर्फ से ढकी हुई थी अर्थ। अब बर्फ पिघलने लगी, बर्फ पिघलने लगी है तो हरे हरे घास के मैदान आ चुके हैं। और जब हरे हरे घास के मैदान आ चुके हैं तो जानवर भी बढ़ गए हैं, और जानवर भी बढ़ गए हैं, और जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब जानवरों की संख्या बढ़ने लगी है, यानी कि जब न्यू लोअर पेलोलिथिक एज था तो एक बहुत बड़ा जानवर मारा, काट मारा उसको, और महीनों भर खा रहे। अब गर्मी आ गई, जानवर मारने के बाद कुछ ही दिनों बाद खराब हो जा रहा है। तो उसी में से कुछ ऐसे आदिमानव बैठे हुए थे। इन आदिमानवों ने सोचा कि एक काम करते हैं, बड़े जानवरों का शिकार छोड़ते हैं, छोटे छोटे जानवर मारते, मुन्ने मुन्ने से जानवर मारेंगे, छोटे छोटे हिरन टाइप के, इन टाइप के, है ना। और छोटे जानवर मारेंगे, सुबह खाएंगे, रात का रात को सोचेंगे। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें करना होगा अपने छोटे हथियारों का प्रयोग, क्योंकि बड़े हथियारों से तो बड़ा जानवर मरेगा, छोटा जानवर मारना है तो छोटा हथियार चाहिए। तो इन्होंने छोटे हथियार बनाना चालू किया, और छोटे हथियारों को कहा जाता है फलक। क्या कहा जाता है?
फलक, और इस तरह फलक कल्चर डेवलप होगा। क्या कल्चर डेवलप होगा? फलक कल्चर। और इस तरीके से इस समय बहुत सारे फलक पाए जाएंगे, और इसी के कारण मिडिल पैलोलिथिक पीरियड को कहा जाता है फलक कल्चर। क्या कहा जाता है? फलक कल्चर। फलक की अगर बात की जाए तो इसको ब्लेड स्केपर कल्चर भी कहा जाता है। ब्लेड स्केपर कल्चर मतलब कि ब्लेड की तरह होंगे ये। ब्लेड देखिए ना सामने, अब ये चाकू बनाएंगे ऐसे करके, छोटा हथियार चाकू, ये भी ब्लेड, ये भी ब्लेड, जानवरों को मारना, उनकी खाल निकालना, इसलिए छोटे हथियार प्रयोग करेंगे, इसलिए ब्लेड, ब्लेड स्केपर कल्चर आएगा ये। समझ गए बात को? छोटे हथियार है ना ब्लेड, अब ब्लेड का यूज करेंगे, और ये या तो क्वार्टरजाइट स्टोन के बने होंगे, और इस तरीके से इस एज में आके मानव जो है वो डेवलप करेगा अपने आप को। डेवलप करते करते ये नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से ये नेचर पर डिपेंड हो जाएगा, और इस तरह अब ये शिकार पर टोटल रूप से इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ भोजन भी करेंगे, और भोजन में ये जानवरों का मांस भी खाएंगे, और नेचर के द्वारा उगाई जाने वाली फल, जड़ें, ये भी खाएंगे। जब आइस एज था तब पेड़ पौधे नहीं थे, जब आइस पिघली तो पेड़ पौधे उगे, जब पेड़ पौधे उगे तो पेड़ पौधों पर उगने वाले फलों को भी इन्होंने खाना चालू किया। स्कूल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, हमारे आदि मानव बचपन में कंदमूल खाया करते थे। पढ़ा है ना बचपन में कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है? हाँ, सोशल साइंस में पढ़ा, और क्या मैथ में थोड़ी आएगा ये क्वेश्चन। अरे मतलब सोशल साइंस में ही आएगा ना ये। समझ गए? नहीं, इसके में तो साइंस में था। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इस तरीके से मानव जो है वो टोटल इंडिपेंडेंट रूप से जो है वो किस पर, नेचर पर डिपेंड हो जाएगा, और नेचर के द्वारा फल फूल वगैरह खाने लगेगा। और ये एज मनुष्य का टोटल तरीके से किस पर डिपेंड होगा? शिकार पर डिपेंड होगा। शिकार करो, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो क्या हो रहा है मिडिल पैलोलिथिक एज में? तो मिडिल पैलोलिथिक एज में ये हो रहा है, ठीक है। इसके आगे की कहानी हम लोग अब कल सुनेंगे। क्लियर है फिर? समझ में आया यहां तक? तो बाकी चीजें फिर हम लोग कल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।